गुड मॉर्निंग गाइज। आज के इस लेक्चर में हम मूल अवधारणा या मूल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल अवधारणा या मूल संकल्पना क्या होती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो रसायन विज्ञान में अति सूक्ष्म स्तर पर कुछ ऐसे कण थे जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, इन सब की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक मानक मात्रक की आवश्यकता हुई और इस आवश्यकता को ही हमने मूल अवधारणा के प्रादुर्भाव से पूर्ण किया। तो सबसे पहले मूल शब्द का उपयोग किसने किया था? तो ओस्टवाल्ड ने किया था। मूल शब्द का प्रयोग सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने किया और इन्होंने मूल की परिभाषा दी कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ की 6.022 गुणे 10 के घाते 23 इकाई उपस्थित होती है। इसका मतलब कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें इतनी रासायनिक इकाइयां हैं जितने शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। इस मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब 6.022 गुणे 10 के घाते 23 जो होता है उसी को हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में टोटल कितने अणु होंगे? 6.022 गुणे 10 के घाते 23 परमाणु। इसी तरीके से एक मोल CO2 अणु में, तो एक मोल CO2 अणु में 6.022 गुणे 10 के घाते 23 CO2 के अणु होते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि एक मोल में उस पदार्थ के 6.022 गुणे 10 के घाते 23 इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। इसी तरीके से एक मोल क्लोरीन आयन्स में, तो एक मोल क्लोरीन आयन में भी 6.022 गुणे 10 के घाते 23 क्लोरीन के आयन होंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन में 6.022 गुणे 10 के घाते 23 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक मोल प्रोटॉन में 6.022 गुणे 10 के घाते 23 प्रोटॉन की संख्या होगी। इसी तरीके से एक मोल न्यूट्रॉन में भी इतने न्यूट्रॉन होंगे और एक मोल NaCl में भी 6.022 गुणे 10 के घाते 23 NaCl के अणु उपस्थित होंगे। अब अगला टॉपिक है हमारा मोलर द्रव्यमान, जिसे हम मोलर मास कहते हैं और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को या एक मोल के भार को हम उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इस मोलर द्रव्यमान को हम परमाणु भार, अणु भार या सूत्र भार भी कहते हैं। मतलब कि अगर एक मोल परमाणुओं का भार हमें निकालना हो तो एक मोल परमाणुओं का भार ही उसका क्या होगा? मोलर द्रव्यमान होगा। एक मोल अणुओं का भार ही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। एक मोल आयनिक यौगिकों का जो भार होगा या उसका जो सूत्र भार होगा या उसका अणु भार जो होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो मोलर द्रव्यमान को हम परमाणु भार, अणु भार या सूत्र भार भी कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के एक मोल का द्रव्यमान, तो एक मोल हाइड्रोजन एटम्स का द्रव्यमान उसका परमाणु भार। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 1 ग्राम। सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो 1 मोल सोडियम के अणु का द्रव्यमान। अब इसको निकालना है तो इसका हमको परमाणु भार निकालना है। तो सोडियम का परमाणु भार हमें पता है 23 होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 23 ग्राम। इसी तरीके से CO2 का मोलर द्रव्यमान, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान भी वही होगा कि 1 मोल CO2 के अणुओं का द्रव्यमान। अब CO2 का परमाणु भार या अणु भार कितना होता है? तो 44 ग्राम, 44 होता है, तो इसका मोलर द्रव्यमान हो गया 44 ग्राम। कैसे होता है? तो कार्बन का हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और इसके 2 अणु हैं तो 16 दूना हो गया 32 और 32 और 12 कितना हो गया? 44 हो गया। इसी तरीके से NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो इसका मतलब 1 मोल NaOH अणुओं का द्रव्यमान। अब इसका हमको अणुभार जितना निकालना है, जितना अणुभार होगा वही इसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इन तीनों को जोड़ लिया
तो NaOH का मोलर द्रव्यमान आ गया 40 ग्राम। इसी तरीके से NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो इसका हम अणुभार या सूत्रभार निकाल लें। तो सोडियम का हो गया 23, क्लोरीन का हो गया 35.5 और आ गया इसका मोलर द्रव्यमान 58.5। इसी तरीके से Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है तो अलग अलग इसके अणुओं का हम अणुभार निकाल लेंगे। तो सोडियम का हमारा हो गया 23 होता है, तो सोडियम के यहाँ पे 2 अणु हैं तो 2 गुणे हो गया 23 प्लस कार्बन का हो गया 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणु हैं तो प्लस 3 गुणे हो गया 16। टोटल को ऐड करेंगे तो Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान आ गया 106 ग्राम। तो इस तरीके से हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा मोलर आयतन। मोलर आयतन क्या होता है? तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है और इसे ही हम इसका मोलर आयतन कहते हैं। इसका मतलब कि एनटीपी या एसटीपी नॉर्मल सामान्य ताप व दाब, जिसे हम एनटीपी या एसटीपी से जो है प्रदर्शित करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। इसमें जो वायुमंडलीय दाब पर गैसीय पदार्थों का मोलर आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है या 22,400 ml होता है और इसका जो मात्रक होता है वह होता है लीटर प्रति मोल। इसका मात्रक लीटर प्रति मोल होता है, ठीक है, या मिलीलीटर प्रति मोल होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम कहें हाइड्रोजन का मोलर आयतन कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मोलर आयतन का मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल का आयतन, और हमें पता है कि 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो इसका हाइड्रोजन का जो मोलर आयतन हो गया वो 22.4 लीटर हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर मोलर आयतन पूछे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन, और 1 मोल का आयतन हमें पता है कि वो 22.4 लीटर होता है। तो ऑक्सीजन का भी मोलर आयतन आ गया 22.4 लीटर। CO2 का मोलर आयतन तो वो भी आ गया 22.4 लीटर, क्योंकि यहाँ पे सबके 1 मोल का ही आयतन पूछा है और 1 मोल का आयतन कोई भी गैस हो उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 22.4 लीटर 22,400 मिलीलीटर यही होता है। अब यहाँ पे हमने सबको एक चार्ट के थ्रू दिखाया है। ये हमारा हो गया पदार्थ, ये हो गया मोल, कितने मोल हमने लिया है, 1 मोल, 2 मोल या 3 मोल। अब यहाँ पे अणु दिखाया है कि 1 मोल है तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 मोल है तो अणुओं की संख्या कितनी होगी। इसी तरीके से परमाणु कि 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, 2 मोल में कितने परमाणु होंगे, उनका भार कितना होगा और उनका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा लिया गया है, पहले हाइड्रोजन का 1 मोल, तो 1 मोल में हमें पता है कि 6.022 × 10⁻23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने अणु हो गए। अब अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो परमाणु उसमें कितने होंगे, तो हाइड्रोजन जो बना है ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से एक अणु बना है। तो यहाँ पे 1 मोल में इतने अणु हो गए, तो यहाँ पे परमाणुओं में कितने होंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि H2 है जो कि H+H 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हमने 2 से गुणा करा दिया, 2 × 6.022 × 10⁻23 हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं और 2 × 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। भार भी इसका कितना हो जाएगा, तो जितना इसका परमाणु है 2 ग्राम हो जाएगा, और आयतन तो 1 मोल में आयतन हमेशा 22.4 लीटर होता है, तो इसका आयतन 22.4 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा हमने लिया है हाइड्रोजन लिया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो आपका H है, नॉर्मल H जो है उसमें 1 मोल उसके हैं। 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो 1 मोल में जो इसके, अब यहाँ पे तो अणु बने ही नहीं है कि ये परमाणु है, ये हाइड्रोजन आपका परमाणु है। अब यहाँ पे इसके परमाणुओं में कितने हैं, 6.022 × 10⁻23 है इसकी इकाई। भार इसका कितना हो गया, 1 ग्राम। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन का 2 मोल लें
तो इसमें जो इसके परमाणु होंगे वो 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे और बाहर इसका हो जाएगा कितना 2 ग्राम। इसी तरीके से अगर NaCl लें तो NaCl का 1 मोल हमने लिया है तो 1 मोल में जो उसके अणु होते हैं वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं, मतलब 6.022 गुणे 10⁻23। लेकिन परमाणु कितने होंगे? तो यहाँ पे देखिए जो NaCl है ये Na सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, इसका मतलब यहाँ पे ये 2 अणु इसके यहाँ पे हैं। तो Na और Cl तो परमाणु इसके हो कितने हो जाएंगे, हम Na और Cl का मतलब हो गया 2 और यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या से गुणा करा देंगे तो 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 हो जाएगा। भार इसका निकालना है तो हमें पता है कि सोडियम का होता है भार अणुभार 23 और क्लोरीन का होता है हमारा 35.5। ज्वाइंट ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 58.5 ग्राम इसका भार। ठीक है। इसी तरीके से जल का अगर हमने निकाला है H2O का 1 मोल लिया है तो 1 मोल में अणु इसके हो गए इतने 6.022 गुणे 10⁻23। लेकिन यहाँ पे परमाणु निकालें तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, 2 और 1 मिलके कितने हो गए 3। 3 का गुणा हम करा देंगे अवोगाद्रो नंबर में तो जितना वैल्यू हमारा आएगा H2O में उतने परमाणु होंगे। इसका भार हमको निकालना है तो हाइड्रोजन का हमें पता है अणुभार जो होता है 1 होता है तो 2 गुणे अणु इसके आपके परमाणु इसके 2 हैं तो 2 गुणे 1 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 16 और 2 हो गया कितना हमारा 18 ग्राम। ठीक है। इसी तरीके से अगर H2O के हम 2 मोल लें तो यहाँ पे H2O के 2 मोल में अणुओं की संख्या हो जाएगी 2 गुणे 1 मोल में था 6.022, 2 मोल लिया है तो हम 2 से उसमें क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। परमाणु देखें कितने होंगे तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 हैं, 2 और 1 3 परमाणु, तो 3 से हम इसमें क्या कर देंगे इस अणु में 3 से हम गुणा करा देंगे तो हमारा परमाणु निकल जाएगा। अब भार हमको देखना है कि H2O के 2 मोल का भार कितना होता है तो H2O के 1 मोल का भार अभी हमने निकाला है 18, 2 मोल का भार कितना हो जाएगा 18 गुणे 2 बराबर 36 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 2 मोल का हमको निकालना है तो ऑक्सीजन के 2 मोल में जो अणु होंगे वो हम अवोगाद्रो संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जितना आएगा वो हमारे अणु हो जाएंगे। परमाणुओं में देखना है तो वहाँ पे देखें ऑक्सीजन के हमारे जो परमाणु हैं वो 2 हैं, ऑक्सीजन जो है 2 परमाणु हैं तो यहाँ पे हम टोटल परमाणु अगर इसके 2 मोल में निकालना चाहें तो अणुओं में हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और इसका अगर भार देखें, भार निकालना चाहें, यहाँ पे ऑक्सीजन का भार निकालें तो देखिए ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, अब यहाँ पे 16 होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं आपके 2, तो 2 गुणे हो गया 16 बराबर हो गया 32, ये इसकी 1 मोल का है। लेकिन यहाँ पे दिया है 2 मोल, जब 2 मोल का निकालेंगे तो 32 गुणे हम क्या कर देंगे 2, जितना आएगा हमारा वो हो जाएगा इसका ऑक्सीजन के 2 मोल का भार। आयतन देखेंगे तो यहाँ पे 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का क्या हो जाएगा 22.4 में हम 2 से गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 44.8 लीटर। इसी तरीके से CO2 का देखें तो CO2 के 1 मोल में जो अणु होंगे वो आपके 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होंगे। परमाणु देखें तो यहाँ पे कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2, 2 और 1 हो गए 3, तो 3 का गुणा हम अवोगाद्रो संख्या में करा देंगे, जो आएगा वो हमारा CO2 की 1 मोल का में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। भार अगर इसका हम निकालना चाहें तो देखिए कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16 दूना 32, 32 और 12 ऐड कर दीजिए आ गया 44 ग्राम। और 1 मोल का आयतन कितना होता है तो हमें पता है कि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, कोई भी गैस हो। NaOH का देखें तो NaOH में आपके जो 3 मोल हमने लिया है, NaOH के 3 मोल में जो अणु होंगे तो हम अवोगाद्रो संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वो NaOH के 3 मोल के अणुओं की संख्या होगी। परमाणुओं को निकालना है तो हम यहाँ पे इसमें देखिए सोडियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो टोटल परमाणु निकालने के लिए हम अणुओं में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा NaOH के 3 मोल में परमाणुओं की टोटल संख्या। भार देखना चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का NaOH के 1 मोल का जो भार होता है अणुभार होता है वो 40 होता है। ठीक, अब 3 मोल निकालना है तो 3 गुणे 40 कर दिया तो जितना आएगा 120 ग्राम इसका भार हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा कि अगर हम मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है भार बटे अणुभार से, ठीक है, या भार बटे परमाणु भार। ठीक है,
अब जैसे मोलों की संख्या को हम n से डिफाइन करते हैं, भार को w से और अणु भार को कैपिटल M से, तो हमारा फार्मूला हो गया n बराबर W/m या W/A हो गया, भार बटे परमाणु भार या आयतन बटे 22.4 हो गया। अब जैसे एक न्यूमेरिकल हमने लिखा है यहाँ पे कि 18 ग्राम H2 में मोलों की संख्या टोटल कितनी होगी। तो देखिए 18 ग्राम मतलब भार जो हमारा द्रव्यमान दे रखा है वो 18 ग्राम दे रखा है, मोलों की संख्या हमको निकालनी है। तो H2 का जो अणुभार होगा वो कितना होगा, तो H2 हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो होगा हमारा, हाइड्रोजन के अणु है 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। फार्मूला में पता है कि मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, तो भार हमारा हो गया 18, अणुभार हो गया 2, तो आ गया कितना, 9 मोल। मतलब 18 ग्राम H2 में जो मोलों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 मोल। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे। तो यहाँ भी भार हमारा दिया है 46 ग्राम, अणुभार हम निकालें तो सोडियम का अणुभार हमको पता है होता है 23, तो यहाँ पे मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार हो गया, तो 46 बटे हो गया 23, कट के आ गया 2 मोल। मतलब 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगला क्वेश्चन है कि 49 ग्राम H2SO4 में अम्ल के कितने मोल होंगे। तो यहाँ पे जो भार दे रखा है वो हमारा दिया है 49 ग्राम, अणुभार निकालें तो देखिए हाइड्रोजन का हो गया 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का होता है हमारा 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, अणु है 4 तो 4 गुणे 16, सबको ऐड किया तो 2 प्लस 32, 16 चौका 64, टोटल आ गया 4 2 6 2 8 मतलब 98, 98 आ गया। मोलों की संख्या निकालनी है, फिर वही फार्मूला भार बटे अणुभार, भार हो गया 49, अणुभार हो गया 98, कट के आ गया 1/2 और डिवाइड किया तो 0.5 मोल। इसका मतलब 49 ग्राम H2SO4 में जो इसके मोलों की संख्या होगी वो 0.5 मोल होगी। इसी तरीके से अगला है कि 42 ग्राम नाइट्रोजन में मोल कितने होंगे, N में मोल कितने होंगे। तो यहाँ पे भार दिया है इसका 42 ग्राम, ये सॉरी N2 है। अब इसका हम अणुभार निकालें तो नाइट्रोजन का होता है हमारा 7, अणु है इसके 2 तो 2 गुणे 7 बराबर हो गया 14। ठीक है, भार यहाँ पे मोल निकालेंगे तो भार बटा अणुभार हो गया 42/14 बराबर आ गया कितना, 3 मोल। ठीक है, अगला है कि 51 ग्राम NH3 में टोटल मोलों की संख्या कितनी हो गई। तो भार हमारा दिया है 51 ग्राम, अणुभार निकालना है हमें अमोनिया का, तो यहाँ पे अमोनिया का जो अणुभार हो गया, नाइट्रोजन का हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 1 होता है, अणु 3 है तो हो गया 14 + 3 = आ गया 17। अब अणुभार इसका मोलों की संख्या निकालनी है तो भार बटे अणुभार, भार हो गया 51, अणुभार हो गया 17, डिवाइड किया तो आ गया 3 मोल। मतलब 51 ग्राम NH3 में जो मोलों की संख्या हो गई वो हो गई हमारी 3 मोल। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं जिसका सल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो न्यूमेरिकल हमारा है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों और अच्छा मोलों की संख्या तो हमने निकाल दी, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। यहाँ इसका हिंट भी हम दे रहे हैं कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि अवोगाद्रो नंबर ज़रूरी होता है। अवोगाद्रो नंबर में हमें जितना निकालना होता है उतने से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी जिसमें हम इसका सल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे।